मानव संसाधन जो विकास में रहा एक्सपीरियंस बहुत है, लोग हमारे साथ हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अभी जैसा कि हम बता रहे थे उस चीज को सुना जाए। शुरू में सरकार की बिल्कुल योजना चल रही थी कि हम लोग अनलॉक 2 में, यानी जो 30 जून तक अनलॉक 1 है, इसमें विद्यालय नहीं खोलेंगे और उसके बाद अनलॉक 2 में हम लोग विद्यालय और कोचिंग को खोल देंगे, जिससे पूरा का पूरा फीडबैक लिया जा रहा है। हम लोग के पास भी फीडबैक का एक लिंक आया था कि कब से खोला जाए और किस तरह बच्चे पढ़ेंगे। हमारे पास भी लिंक आए थे और डीओ के पास उसको मैसेज करना था, एक मेल दिया हुआ था, तो हमने भी वहां अपने फीडबैक देते हुए 1 जुलाई ही वहां रिकमेंड की है। और भी कई लोग का इस तरह से बिहार में एक फीडबैक शिक्षकों से, विद्यालयों से लिया जा रहा है। तो इसमें कोई विद्यालय वाला तो चाहेंगे कि भाई खुल जाए बच्चों का, ऐसा नहीं है। अब शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू है, कई अखबार वाले ने इसका के साथ दोनों समय में एक इंस्टीट्यूट भी नहीं मिलेगा जो इस पूरे रोकने में एक कोई मदद अगर करते हैं तो ये चीज सबसे बड़ा होगा। ये मैं 12th लेवल की बात किया, कई बच्चे कंपटीशन वाला लिख रहे हैं, 12th की बात मैं कर रहा हूं। कंपटीशन में तो कई रात दिन लगे हुए हैं, उसमें अनंत सिलेबस है, उसमें कई ऐसे हैं जो लगातार लगे हैं और वो लगातार बधाई के पात्र हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हमारे किसी भी कोचिंग में है भी तो वो जो भी है आप खुद देख लीजिए, अल्टरनेट में है, या तो वीडियो लोड कर रहा है बेमन से है, 40 मिनट का वीडियो डाल रहा है तो 20 मिनट बकवास कर रहा है कि फलाना। क्लास को हम लोग खूब अच्छे ढंग से और उसके बाद हम लोग पूरे एनर्जी के साथ हम लोग अभी का क्लास यहां से जुटेंगे, खूब बढ़िया एंजॉय करोगे। आपसे ही मैं ऊर्जा प्राप्त करता हूं। फिर बात ही होगी ज्योग्राफी मैप का क्लास। लगातार हमने बताया कि ज्योग्राफी मैप का क्लास का डायरेक्ट वीडियो सीधा जो हमारे परचेज किए हुए कोर्स हैं उन लोग को मिलते जा रहा है, कोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। यूट्यूब पर उसका टेस्ट सीरीज एक समय के बाद हम उसका लेके आएंगे और पूरा टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे उस ज्योग्राफी के पूरे। देखते हैं, महसूस करते हैं, रूटीन से चाहेंगे। आपसे अनुरोध होगा कि आप इस सेक्शन को कमेंट सेक्शन कम कर लीजिए। एक बार अपने मित्रों तक आप नहीं जुड़ पाए हैं, नहीं समझ पाए, सबसे प्रमुख बात हम लोग यहाँ पे किए के अंदर उसके कंसेप्ट को बनाने का। हम लोग देखें कि हेनरी बेक्वेरेल ने पहली बार एक बात बताया कि ईश्वर ने कुछ ऐसे पदार्थ भी दिए हैं जो अदृश्य किरणों का त्याग करते हैं, इंसानी आंखें उसको नहीं देख सकती है। ऐसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। और उसी क्रम में रदरफोर्ड ने पाया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से 3 तरह का किरण निकलता है, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। अल्फा विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में ऋणात्मक क्षेत्र की ओर विचलित होता है और बीटा विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में धनात्मक क्षेत्र की ओर विचलित होता है और गामा विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता है। और इसी से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अल्फा पर धन आवेश है क्योंकि ऋण की ओर मुड़ा है, बीटा पर ऋण आवेश है, धन की ओर मुड़ा है और गामा उदासीन है क्योंकि कहीं नहीं मुड़ा है। और इसी के आधार पर हम लोग इन तीनों के प्रॉपर्टीज की बात पिछले क्लास में पढ़े थे, अल्फा, बीटा और गामा, जो तेजी में सुनेंगे। हम लोग सीखे थे कि अल्फा पर 2 इकाई धन आवेश होता है और इसे हीलियम प्लस प्लस से सूचित करते हैं, यानी हीलियम का जो नाभिक है वही नाभिक यहां अल्फा का है। और आप जानते हो कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। इसका मतलब हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और सेम यही चीज अल्फा है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ये अल्फा है, इसीलिए इसको हीलियम प्लस प्लस से सूचित करते हैं। अब बीटा को हम लोग देखे थे, इकाई ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन से सूचित करते हैं। और गामा पर कोई आवेश नहीं है, ये कहीं विचलित नहीं होता और इसीलिए इसको फोटोन कण कहते हैं, प्रोटॉन नहीं, फोटोन, जिससे प्रकाश बन के मिला है। इसके बाद हम लोग अगर चलते हैं तो तेजी में हम लोग सुनेंगे। अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट था द्रव्यमान। अल्फा का द्रव्यमान देखे थे, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है और ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है 9.1 गुने 10 के पावर -31 किलो, मतलब लगभग 0। और गामा का भी द्रव्यमान लगभग 0 होता है।
हम लोग देखे थे छेद करने की क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, और छेद करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं वेधन क्षमता। और आप सभी को याद है छेद करने की क्षमता सबसे ज्यादा गामा में है। गामा मोटे मोटे सीट से पार हो सकता है, अल्फा एकदम सबसे कम वेधन क्षमता रखता है, ये पतले सीट से ही पार होता है, और बीटा की वेधन क्षमता इससे 100 टाइम्स ज्यादा होता है। ये सभी चीज हम लोग यहां पर देखे थे। थोड़ा सा आज एक्सपेरिमेंटली भी अगर हम देखें तो आप यहां पे देखो, हम दिखाना समझाना क्या चाह रहे हैं, आप कोशिश करोगे तो सब बच्चे सीख जाओगे। देखिए यहां पे एक बहुत पतला पेपर है, ये थोड़ा मोटा है, ये ज्यादा मोटा है। हम तीनों से अल्फा बीटा गामा को भेज रहे हैं, तो आप जैसा कि फिगर में देख रहे हो, अल्फा केवल और केवल इससे पार हो रहा है, इससे आगे नहीं जाएगा। बीटा इनको पार करके आगे यहां तक गया, और गामा पार करके बाहर तक चला गया। यही वेधन क्षमता है, और वेधन क्षमता का मतलब है छेद करने की क्षमता। इसीलिए रदरफोर्ड अपने प्रयोग के लिए स्वर्ण पत्थर लिया था। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा रहेगा, अल्फा बीटा गामा के गुणों की तुलना करें, 5 अंक। केवल अल्फा के गुण लिखें तो आपको क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा, 2 अंक। केवल रहेगा किसका वेधन क्षमता ज्यादा है, किसका आयनन क्षमता ज्यादा है, किसका वेग ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग यहां पे सुनेंगे ये प्रश्न, हम लोग देखें अब अल्फा इस सीट से देखिए पार हो रहा है, बीटा यहां तक है, गामा का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा। तो वेधन क्षमता आप लोग समझ गए होंगे, छेद करने की क्षमता। दूसरी बात हम समझा दें, अल्फा बीटा और गामा ये तीनों हमारे लिए नुकसानदेह, ये जीवित कोशिकाओं का नष्ट करती है, क्षय करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके जीवित कोशिकाओं का ये क्षय कर देगा, नष्ट करेगा। और इसीलिए अल्फा बीटा गामा का मतलब रेडियो, हाँ सिल्वर क्यों नहीं, हम आपको बताए थे, क्योंकि पत्थर बनाना लोहा को सबसे ज्यादा आसान है, लोहा का आघात वर्धता सबसे अधिक है, एकदम एक हथौड़े में ही जितना पतला लोहा हो सकता सिल्वर नहीं हो सकता। और सबसे पतले फॉइल की जब जरूरत होगी तो सोना में ये सबसे ज्यादा गुण है पतला पत्थर बनने का। ये आपको उधर ही हम समझाए थे, क्यों नहीं सिल्वर लिए, क्यों नहीं लोहा लिए, क्यों नहीं दूसरे चीज लिए, सोना ही क्यों लिए, ये आघात वर्धता से वहां पे हम समझा चुके थे। अब सभी लोग यहां पर 2 मिनट अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का क्लास अब यहां से शुरू होने जा रहा है। इसके पहले तक प्रीवियस क्लास में सब पता था, अब इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चे यहां के क्लास से जुड़िए और इसका इंटरेस्ट उठाइए। तो पहले तो आपको एक इंटरेस्ट लेना होगा, क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक ये नहीं सीखोगे आगे सुनने में मजा नहीं आएगा। तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम इसको एक बार सुना दें, उम्मीद है कि सब लोग एकदम याद होते चला जाए, इंटरेस्ट बन जाए, इस क्लास से जुड़ने का मतलब समझ में आ जाए कि हाँ एकदम सही हम क्लास कर रहे हैं, एकदम ठीक। जो बच्चे जनरल लाइन के हो तो रेडियो एक्टिविटी कहीं भी जनरल लाइन में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाते। ऐसा कभी कभी होता है कि कंपटीशन में आपको पूछे जा सकते हैं, वो यहीं से मिलेगा जिसको आप ले सकते हो। केवल आज का क्लास जनरल तक के लिए इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास से डेरिवेशन क्लास हो जाएगा जो सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो आईएससी 12th के हो, चाहे वो किसी बोर्ड से हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब के लिए हो जाएगा अगले क्लास से, लेकिन बोर्ड बेस्ड होगा, अगले दिन से उसको सिद्ध किया जाएगा। और इसीलिए आज का क्लास ऑब्जेक्टिविटी तक है, और बढ़िया से आप समझिए, और आज खूब गर्दा उड़ने वाला है। दीपक जी एकदम कह रहे हैं, और दीपक जी की बात अब मानते हैं, क्लास अब उन्हीं के बाद से शुरू करते हैं। सुनिए जरा ध्यान से। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी क्यों पढ़ते हैं, मन में तो यार होगा क्यों पढ़ें। ये विखंडन का नियम अल्फा बीटा गामा, ये लड़के कई बार कहते हैं कि सर अल्फा बीटा गामा थीटा क्यों करते हैं। अब इसमें ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कब हो गया, जब डार्विन ने अपना विकासवादी सिद्धांत दिया, क्योंकि इसके पहले उस तरह का कोई थ्योरी नहीं था। पहले एक ही चीज था, वो था धर्म। और आप बचपन से कई बार क्वेश्चन ये सुनते रहे हो, पहले मुर्गी आया कि अंडा। बचपन से आप ही से अभी क्वेश्चन पूछते हैं, पहले शिक्षक दुनिया में आए कि विद्यार्थी, पहले इस धरती पर छोटा बच्चा आया कि बड़ा आदमी। आप बताओ,
मुर्गी अंडा छोड़ दो, आज अब गर्दा उड़ने की शुरुआत हो रही है। हरिशंकर बाबू जरा ध्यान से अब हमारे बात का आंसर दीजिए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि धरती पर सबसे पहले शिक्षक आए कि विद्यार्थी? सोचिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे शिक्षक आए, अरे कोई बिना स्टूडेंट के टीचर कैसे आएगा? देखो ललित जी स्टूडेंट लिख रहे हैं, जब तक कोई टीचर नहीं होगा स्टूडेंट कैसे होगा? और कोई बच्चे सोच रहे हैं कि सर स्टूडेंट, तो ये उल्टा है, टीचर बिना कोई इधर बैठे स्टूडेंट बने, ये टीचर कैसे आगे? बोलो इस अर्थ पर सबसे पहले छोटा बच्चा आया कि बड़ा आदमी? ये भी एक बहुत बढ़िया सिस्टम। पहले कौन आया, छोटा बच्चा कि बड़ा आदमी? छोटा बच्चा सोच रहे हो बिना बड़ा आदमी के, बिना रिप्रोडक्शन के छोटा कैसे आएगा? और अगर तुम इधर सोच रहे हो तो इधर से इधर कैसे आएगा? दोनों में भाई बड़ा मामला झोल है। पहले मुर्गी आया कि अंडा, ये तो बचपन से सुन रहे थे, ये तो लफड़ा और बढ़ गया। अब ये क्यों सुना रहे हैं? कारण सिर्फ एक है, रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, ये तब आनंद आएगा जब इस बात से हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि देखो जब तक पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटंतु नहीं है, पढ़ाई का मतलब है हम लोग उससे इंटरेस्ट लें, दैनिक जीवन में कहां है उस चीज को अप्लाई समझें, और तब मजा आएगा कि वो इसीलिए इसको पढ़ते हैं। तो अब हम आपको आंसर बताते हैं। आंसर सब चीज का है। आपको पहले से ही लग रहा था कि पहले मुर्गी आया कि अंडा, ये कई लोग पूछते थे, तो आप लोग हमेशा मुस्कुरा देते थे कि अंडा बोलेंगे तो कहेगा बिना मुर्गी अंडा कैसे आया, और मुर्गी बोलेंगे तो बिना अंडा मुर्गी कैसे आया, ये तो बड़ा मुस्कुराहट हो जाएगा। तो अब जरा हम आंसर की ओर चले और उम्मीद करते हैं कि आपको लगेगा कि सर मजेदार कड़ी है, एकदम समझ रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं है। क्या मजेदार कड़ी है भाई? तो पहले हर चीज की व्याख्या धर्म करता था। पहले धर्म का बहुत कड़ा नियंत्रण था, हर चीजों का आंसर धर्म से दिए जाते थे। देखो तुमसे कोई पूछे मुर्गी की अंडा, पहले छोटा बच्चा बड़ा आदमी, कुछ भी पूछे, तुम हमारी बात को सुनो और लगेगा कि हाँ सर एकदम आंसर हमको अब समझ में आ गया। तो पहले हर जगह धर्म इंपॉर्टेंट था, और धर्म में कहा गया कि एक ऊपर है, ईश्वर जिसको कह लो, अल्लाह जिसको कह लो, इसको जो भी गॉड कह लो, वो ही रिस्पॉन्सिबल है पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए, और वो अपने दिमाग से सबसे पहले बड़े को भेजता है और उसके फिर नीचे सिस्टम चलते रहते हैं। ये धार्मिक व्याख्या है। यानी धर्म कहता है पहले बड़े आदमी आए और फिर उनकी संतान हुए और छोटे बच्चे बाद में आए। पहले मुर्गा मुर्गी आया, देन उसके फिर अंडा चले। धर्म की बात हम लोग सुनेंगे, ये शुरुआत से यही पृथ्वी पर चल रहा था। पहले कौन आया, तो आंसर धर्म ने दिया। किसी धर्म की बात करो, इस्लाम की बात करो, वो भी कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम और हवा बनाया। ईसाई की बात करो, हिंदू की बात करो, वो भी कहते हैं कि सबसे ऊपर आदम और ईव बनाया। ये कहानी तुम भी सुने होगे कि ईश्वर ने कहा था कि इस पेड़ के फल को मत खाना, इस पर शैतान रहता है, और पत्नी के कहने पर पति ने एक दिन उसका फल भी जब तोड़ लिया तो ईश्वर कहे कि तुम यहां रहने लायक नहीं हो, नीचे जाओ। और इसी कारण से उनको पृथ्वी पर भेज दिया गया, और उसी आदम के संतान आदमी है। यानी पहले आदम और ईव आए या आदम और हवा आए, और उन्हीं के संतान सब लोग कंटिन्यू हो रहे हैं। पहले बड़े आदमी आए, पहले मुर्गा मुर्गी आया, देन उसके अंडा चल रहे हैं। ये कहता है धर्म। सुनिएगा, यही चीज हम लोग शुरुआत में एकदम सच मान रहे थे और हम लोग यही पढ़ रहे थे। ये तो बाद में एक व्यक्ति आए, इनका नाम था चार्ल्स डार्विन। अब सुनते जाइए, धीरे धीरे एक थ्योरी सुनेंगे, हर प्रश्नों का आंसर है। अब इसमें हम लोग पूरे का पूरे इस बात को सुनेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम लोग सुने, ये चार्ल्स डार्विन जो आप देख रहे हैं, आदम और हवा, आदम आदमी का नाम है बाबू, और हवा उनकी पत्नी है, यही दोनों सबसे पहले आए। ये धार्मिक ग्रंथ के अनुसार है, धार्मिक ग्रंथों का ये स्टेटमेंट।
लेकिन चार्ल्स डार्विन यही चैप्टर जो अभी सुन रहे हो, रेडियो सक्रियता, कई लोग को ये लिखे तो उस समय समझ रहा था कि क्या सर अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब करते रहते हैं, ये क्या है आंसर, ये क्या है भाई अल्फा बीटा गामा, ये चीज तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, कितना ये सब पढ़ना होता है, क्यों पढ़ना होता है। तो अब आंसर तुम्हें समझ में आएगा। यही चीज के खोज के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति हुई और उसी का नाम तुम विज्ञान कह रहे हो, नहीं तो अभी धर्म के ग्रंथ पढ़ते होते, धार्मिक जवाब देते होते। ये चीज जो देख रहे हो चार्ल्स डार्विन का, इन्होंने सबसे पहले अलग अलग प्रकार की खोपड़ियां जमा करना शुरू किया मनुष्य का। हम मनुष्य की खोपड़ी लाते हैं, ये देखो खोपड़ी भी आ गए, और हम इंसानों की जो खोपड़ी है, एक खोपड़ी को देखो जरा, सब समझ जाओगे। पहले के व्यक्ति, फिर उसके बाद के व्यक्ति, फिर उसके बाद के व्यक्ति, हम लोग के बनावट में धीरे धीरे चेंजिंग आया। इसका उम्र कैसे जानेंगे? इसी के लिए रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हो, इसी के लिए रेडियो सक्रियता पढ़ रहे हो। और रेडियो सक्रियता क्या है, तुम आज इतना जबरदस्त चीज सीखने जा रहे हो कि किसी का उम्र बता दोगे कि कितना पुराना हड्डी है। ये कोई मामूली इवेंट नहीं है, कितना पुराना हड्डी है हम बता सकते हैं। यानी आज से 1 लाख साल पहले की हड्डी, 50,000 साल पहले का हड्डी, 30,000 साल पहले का हड्डी, वर्तमान की हड्डी, इस सब में एक चेंजिंग है। और इस सब में चेंजिंग जब रहा, अब सोचो इस सब के जो देख रहे हो सिस्टम, इस सब के बनावट में अंतर है, और इस सब के बनावट में जो तुम अंतर देख रहे हो, ये एक नया इशारा किया। और ये जो देखिए इंदल जी हमारे लिख रहे हैं कार्बन 14, बिल्कुल अब धीरे धीरे हम लोग वहीं पहुंचने जा रहे हैं, हम लोग वहीं पहुंचने जा रहे हैं। एक जबरदस्त सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, और उसके बाद लगेगा कि यस अब हम ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, ये तो बड़ा मजेदार पाठ है। और किसी चैप्टर से जिस समय तुम्हारा शरीर कह देगा, तुम्हारा दिमाग कह देगा कि मजेदार है, बस वो चैप्टर तुम्हारा है। इंटरेस्ट नहीं जगाओगे, वो चैप्टर तुम्हारा नहीं है। और हम शिक्षकों का यही कर्तव्य है, किसी भी पाठ के लिए उसमें इंटरेस्ट लगाना। यूरेनियम डेटिंग फिर हम लोग निर्जीवों के लिए करेंगे, सजीवों के लिए यूरेनियम डेटिंग नहीं होता। कार्बन 14 पत्ती सजीवों के लिए है, यूरेनियम डेटिंग पद्धति हम लोग देखेंगे निर्जीवों के लिए है। और वहीं से हिस्ट्री पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, अब सब क्लियर होते चला जाएगा। अब 1 लाख साल पहले की हड्डी, बिल्कुल एक मित्र ने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे। कई बार परिस्थितियां ऐसे होते हैं कि उसके अवशेष भी मिलेंगे, तो हम अभी देखना 1 लाख नहीं 2 लाख साल पहले का भी रहेगा तो हम उम्र बताने में सक्षम होंगे, आप बता देंगे। तो अब यहां से हम लोग जरा ध्यान दें कैसे कैसे सिस्टम चला है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से बात समझ पाओगे। 2 मिनट ध्यान देना। डार्विन ने जब इन सभी में कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किया, ये है क्या? देखिए डर लग रहा है, लिख रहे हैं अभी हम लाते हैं डर वाला। ये देखिए डर वाले हमारे आ गए, और डर वाले जो आ गए इनको जरा ठीक से देख लीजिए, ये 3 डायमेंशनल एकदम बने हैं। और ये देखिए ये डर वाला ऊपर नीचे खुद कर रहा है, क्रमिक विकास है। ये खुद आप देख रहे हो कैसे मनुष्य बंदर से धीरे धीरे डेवलपमेंट का क्रम है, आगे बढ़ते चला गया है। तो ये 3 डायमेंशनल में आप खुद देख रहे हो, ये विकास का क्रम आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो अब जरा यहां पे बात को हमारी समझिए और फिर क्लियर होगा। डार्विन ने जब उम्र देखा तो एक नई चीज पाया। वो चीज क्या पाया कि वाह जी वाह, आज से 1 लाख साल पहले का बनावट, फिर बनावट, एक क्रमिक विकास है, चेंज हो रहा है। और डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत दिया, धार्मिक सिद्धांत को हटा दिया, और यही विकासवादी सिद्धांत, इसी पर हमारे पूरे घटनाक्रम साइंस है जिसकी हम यहां चर्चा करेंगे। अब यहां से देखिए अर्ध जीवन हाफ लाइफ क्या है, कैसे क्या है, यही तो यार पढ़ना है, यही पढ़ना है। कैसे उम्र निकालेंगे यही पढ़ना है। और ये चीज बस जान जाओ कि पढ़ना है तो चैप्टर अब चलेगा तो आनंद आने लगेगा। तो हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। अब विकासवादी सिद्धांत क्या है, इस चीज को सुनिए।
इसने कहा कि कोई पहले बड़ा आदमी नहीं आया। इस पृथ्वी पर सबसे पहले जल में बिना कोशिका के जीव रहे, फिर एक कोशिकीय जीव आए, और धीरे 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 करते करते बंदर, चिंपैंजी, करते करते तब मनुष्य का डेवलपमेंट है। 40,000 साल पहले एक ऐसा मनुष्य आया जिसके अंदर एक सोच था, चिंतन था, वो दिमाग लगा सकता था, और उसी से मुख्य रूप से हम लोग सब हैं। ये चीज का देखो डेवलपमेंट यहां शुरू हो गया, और इसीलिए यहां पर जो आ रहा है, जो तुम देख रहे हो, बंदर से आदमी बनना, ये चीज देखो सबसे पहले शुरू हो गया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को सीखना था। ये देखिए धीरे धीरे मनुष्य से कितना मिलता जुलता बन गया। ये देखिए धीरे धीरे ये कितना कैसे बन गया, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझना था। और इसी से हम लोग का डेवलपमेंट हुआ, ये डार्विन ने समझाना चाहा। अब इसमें बहुत सारी बात ध्यान दें, बहुत सारी बात ऐसे भी रहे जिसमें अब इन पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता अब, नहीं तो फिर टॉपिक वहीं रह जाएगा। हम अब हमारी कोशिश थी कि इसमें एक इंटरेस्ट लगाएं, और इस इंटरेस्ट के बाद अब हम लोग इस क्रम को बढ़ेंगे तो देखिए कितना मजा आएगा। अब फिजिक्स की बात की दुनिया में चल रहा है, इस बात को समझोगे तो उधर हड़प्पा समझ में आएगा। हिस्ट्री के विद्यार्थी को ही हड़प्पा कैसे बना, क्या डेट था, कैसे था, वो सब उधर समझ में आएगा। हर चीज का ये जड़ था, और ये जड़ हम यहां पर कुदेरे हैं ताकि आपका बेस यहां से बढ़िया बन जाए। तो अब जरा यहां पर ध्यान दें, बंदर के पूंछ कहां गए, बंदर में और किस तरह का जो रह गया, फिर बंदर से मनुष्य बन गया तो बाकी बंदर फिर कैसे रह गया, बहुत सारे प्रश्न रह गए जिस पर 1 घंटा का डिबेट है। पूरे डिबेट सुन लोगे तो सब भ्रम खत्म हो जाएगा। डार्विन का भी कहना कोई गलत नहीं है, ये कहता है हर समय जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन, जैसे तुम्हारा कंप्यूटर अपडेट होता है, ईश्वर भी अपडेट करके भेजते हैं। देखो ना, जिस बच्चे का 2020 में जन्म हुआ है, वो पिछला जिनका 1920 में जन्म हुआ है, ये ज्यादा अपडेट होके जन्म लिया। ईश्वर अपडेट करते हैं। तुम देखो जो आदमी 1980, 90 में, 70 में जन्म लिया है, उससे ज्यादा तेज अभी नहीं का छोटा वाला सब होगा। जिस व्यक्ति का उम्र 70 साल है, अगर उसको तुम मोबाइल दे दो तो उसको नंबर सेव करने नहीं आएगा, वो बेचारा डायरी में लिखेगा, टिप टैप कर लेगा। और आजकल के छोटकन के देख लो, जो 3 साल वाला है, गैलरी तक निकाल लेगा, गेम तक निकाल लेगा, शुरू हो जाएगा बाहर बाहर डेवलपमेंट। यही है विकासवादी थ्योरी, यही है डार्विन की थ्योरी कि ईश्वर हर साल अपडेट कर रहे हैं। ये न्यू वर्जन है, ओल्ड वर्जन है। आज भी पुराने आदमी को तुम 18 बार सिखाओ कि ऐसे लॉक होता है, ऐसे खुलता है, ऐसे गैलरी में पहुंचते हैं, तब भी वो कहेंगे ये सब फोन बाबू हमरा ला छोड़ दो, यही हमारा छुटके ठीक है, सीधे सीधे टिप टाप हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, इधर होगा ही नहीं। तो समझ जाओगे कि वो वाह डार्विन ठीक कहा। डार्विन थ्योरी तुम समझ रहे हो, यही है एक एक साल छोटे छोटे क्रम का आगे बढ़ना। ये मुख्य रूप से डार्विन की यही कड़ी रही है। तो अब हम लोग ध्यान दें, बिल्कुल डार्विन के अनुसार से पहले अंडा, वो भी अंडा कैसा, मुलायम। मुलायम, एक ही बार कठोर मत सोचना। मछली का अंडा कैसे बेसन में लपेट के फ्राई कर लेते हो कि चलो खा लो, लपेट दो, यही चीज तुमको सोचना है। पहले एकदम हल्का लचीला अंडा, धीरे धीरे उससे कठोर, धीरे धीरे और कठोर, तब अत्यंत कठोर अंडे आएंगे। हर चीज में विकासवादी, पहले मुर्गी थोड़ा उड़ा, फिर उससे थोड़ा उड़ने वाला पक्षी, तब जाकर के अंतिम उड़ने वाला पक्षी। और जिनके मन में कुछ भी प्रश्न है, तो इसमें बंदर से इंसान बन गया तो सब लोग में इतना अंतर क्यों है? देखिए क्या अंतर है। बंदर को झुलवा झूलने में मजा आता है, आपको भी मजा आता है। बंदर को जंगल में मजा आता है, आप भी पिकनिक मनाने क्यों जाते हो बंदर? तो इसीलिए तो सब लोगों में अंतर है, क्योंकि बंदर के भी बहुत सारे वैरायटी रहे होंगे। तो अब खैर, अब हम लोग बिल्कुल इधर से शुरू करें। अब उधर की बातों का डिबेट छोड़ दें, उधर भी बहुत डिबेट है, पूरी चर्चा करेंगे तो मजा तो खूब आएगा, लेकिन हम लोग फिर आउट ऑफ सिलेबस चले जाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि उधर से इधर के सिस्टम को जोड़ते हुए खूब मजेदार बनाना।
तो चलिए अब हम लोग यहां पे आगे का सिस्टम शुरू करें, तो सुनिए जरा ईमानदारी पूर्वक, और तब लगेगा कि हां सर एकदम मजा आ गया। अब दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है रदरफोर्ड और दूसरे वैज्ञानिक हैं सोड्डी। ध्यान देंगे, उम्मीद है कि एकदम बढ़िया बेस आपका होते चला जाएगा। तो रदरफोर्ड और सोड्डी, अब एकदम बिल्कुल चैट अपना बंद कर लें और पूरे ध्यान हमारे साथ दें। रदरफोर्ड और सोड्डी ने रेडियो सक्रिय विखंडन के लिए कुछ नियम दिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय विखंडन के लिए रदरफोर्ड और सोड्डी के नियम को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव डीके के लिए रदरफोर्ड और सोड्डी के क्या नियम है, इस नियम को आप समझ जाओगे तो इसी पर पूरा लेसन चलेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बच्चे एकदम बढ़िया से यहां सुनेंगे तो नियम एकदम समझ जाएंगे। पहला नंबर हम लोग जरा ध्यान से सुनिए, एकदम क्लियर होगा। रदरफोर्ड, हाँ पहले मुर्गी की अंडा, जो नहीं समझे आंसर तो मिल गया यार। कोई पूछे पहले मुर्गी की अंडा तो कहना कौन विचारधारा तुम्हें पसंद है, धार्मिक या वैज्ञानिक। अगर तुम धार्मिक बात करोगे तो पहले मुर्गा मुर्गी आया, और विकासवादी की बात करोगे तो पहले एग आया। सीधा सीधा आंसर। अब हम लोग जरा यहां पर सुनिए जरा बढ़िया से, आप यहां ध्यान दीजिए तो यहां पे बात आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सुनिए, रदरफोर्ड और सोड्डी ने रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन का नियम दिया। इसने पहला नंबर कहा कि रेडियो सक्रिय विखंडन की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी बाहरी ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हम उम्मीद करेंगे कि सब लड़के एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनिए जरा बढ़िया से, रेडियो सक्रिय विखंडन की क्रिया निरंतर चलने वाली क्रिया है जो किसी बाहरी ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता। मतलब बाहर से कोई टेम्परेचर दे दो, चूल्हा में झोंक दो, कितना भी प्रेशर दे दो, अगर अल्फा बीटा गामा निकल रहा है तो निरंतर निकलते जाएगा। दूसरा नंबर हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ मान लो X है, इसका रोल नंबर अगर Z है और द्रव्यमान संख्या अगर A है, तो यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा निकल जाए, यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक बीटा निकल जाए, और यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक गामा निकल जाए, तब क्या होगा? इसी के लिए रदरफोर्ड और सोड्डी का नियम है। और हम समझते हैं जो बच्चे हमारे साथ एकदम बढ़िया से ध्यान दोगे उन लोग को क्लियर हो जाएगा। सुनिए जरा एकदम ध्यान पूर्वक, और उम्मीद करते हैं कि हम 5 नियम अभी लिखेंगे, 2-3 बार बोलेंगे, सबको एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद इस पर कैसे ऑब्जेक्टिव होता है, कैसे क्वेश्चन होता है, इसकी बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना पाएंगे। यहां तक की बात जो ऑब्जेक्टिव तक 5वां तक समझ लोगे तो इसका बेसिक लेवल हो जाएगा, और तब खूब आनंददायक सफर चलेगा। अब जरा एकदम ईमानदारी पूर्वक सुनना, अगर किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा निकल जाए तो इसके क्रमांक में 2 का और द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती। यदि रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक बीटा निकल जाए तो क्रमांक में एक वृद्धि होती है और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता, और रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक गामा निकल जाए तो इसके क्रमांक और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता, और किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में विखंडन होने का दर बचे हुए परमाणु की संख्या के समानुपाती होता है। अब हमें मालूम है आप नहीं समझे, अभी खूब बढ़िया से समझाएं। एक बार एकदम अभी 3 बार 4 बार चलेगा, और तब जो बच्चे 3 बार 4 बार कर लोगे उन लोग का स्टेप एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले खूब ध्यान पूर्वक सुनिए, एकदम स्पष्ट होते चला जाए। रेडियो सक्रिय विखंडन के लिए रदरफोर्ड और सोड्डी के नियम लिखे। अब इसमें ध्यान से सुनेंगे और बढ़िया से जरा ध्यान दीजिए। रेडियो सक्रिय विखंडन के लिए
रदरफोर्ड और सोडी के नियम निम्नलिखित। पहला, रेडियो सक्रिय विखंडन की क्रिया निरंतर चलने वाली क्रिया है जो किसी बाहरी ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे तुमको नाभिकीय विखंडन समझाएंगे और डबल जुटेगा। देखिए रंजीत जी कह रहे हैं एग्जाम्पल दीजिए, बिल्कुल एग्जाम्पल भी देंगे, आप सुनिए पहले ध्यान से, आपकी बात माना जाएगा। उम्मीद है कि एकदम कहोगे कि सर समझ गए, गर्दा उड़ गया, तभी आगे चलेगा। राहुल जी ज्योग्राफी के लिए हमने बताया है, यूट्यूब पर भी होगा, आप पहले समझने समय एकदम ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल राकेश जी भी कह रहे हैं छोड़ो इसको, तब छोड़ो इसको, हटाओ, एग्जाम्पल नहीं चले पहले। कई बच्चे एग्जाम्पल चाह रहे हैं भाई, चलो एग्जाम्पल एक बार सुनते हैं, सुनो जरा ध्यान से। एक क्लासरूम है, सी फॉर क्लासरूम, क्लासरूम है, और इस क्लासरूम से एक मोटा भाई को बाहर भगा दिए हैं। गेट आउट फ्रॉम क्लासरूम, बाहर निकलो। ये मोटा भाई दो आदमी का जगह ले रहा था, और वजन बराबर 90 किलो था, और क्लास में पहले से हमारे 88 लड़के के बैठने की सीट थी, और सबको मिला के तौल दिए तो क्लासरूम का वजन 480 किलो था। सुनना ठीक से, तो कहोगे कि जी सर ये तो एकदम एल्टीना धर लिया। हमारे क्लासरूम में 88 लड़के के बैठने की जगह थी और कुल बच्चों का वजन 480 किलो था, और उस क्लासरूम में एक मोटा भाई बैठा था जो 2 लड़के का जगह छेक रहा था और 90 किलो का था। हमने कहा गेट आउट, बाहर भागो, इसीलिए माइनस लगा दिए। तुम ही बताओ, जैसे ही गेट आउट कर दिए तो क्लास में अब कितने लड़के का जगह रह गया? तो कहोगे सर समझ गए, 88 का जगह था, और ये मोटा भाई को भगा दिए तो 2 लड़का का सीट खाली हो गया, तो इसमें 2 घटा देंगे, और ऊपर वजन में 480 घटाओ 90 कर देंगे, इतना ये खाली हो गया, और इतना 90 किलो वाला भागा तो ये 90 किलो वाला खाली कर दिए। और यही मोटा भाई को हटा के हम इसी के जगह अगर केवल अल्फा लिख दें, इसी के जगह केवल अल्फा लिख दें, तो अल्फा के बारे में भी तुम पढ़े हो।